अभी जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा, वो एक फार्माकोलॉजी का टॉपिक है, जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, राइट? सो अभी मैं ये है कि एक तरह से क्रैश कोर्स है, राइट? तो अभी मुझे इतना मैं समझ लेता हूँ और ये मान भी लेता हूँ थोड़ा-सा कि आपको थोड़ा बहुत तो देखो, आप अगर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो जीपैट की, तो क्रैश कोर्स है, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, ठीक है? आज मेनली हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है? कार्डियोवास्कुलर टॉपिक में जो सबसे पहला काम होगा, वो हमारा होगा सीएचएफ को समझना। गाइस, मैं इसमें जो है आपका स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन से नहीं कराऊँगा। क्लासिफिकेशन मतलब वो तो आप खुद घर पे भी बैठ के कर सकते हो ना कि क्लासिफिकेशन की हमें तो जैसे एक रट्टा मारना होता है क्लासिफिकेशन का। नहीं, इसमें मैं वो आपको वो पार्ट नहीं कराऊँगा। इस पे मैं आपको बेसिक से थोड़ा-सा समझाऊँगा कि सीएचएफ में क्या होता है और हमें वो ड्रग्स यूज़ करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप क्लासिफिकेशंस का रट्टा भी मार लेते हो, जैसे आज आपने सीएचएफ का कर लिया, कल एंजाइना का कर लिया, फिर हाइपरटेंशन का कर लिया, फिर डाययूरेटिक्स पे आ गए। तो जब वो सारी क्लासिफिकेशन इकट्ठी हो जाती है ना, तो हमारे माइंड में स्लिप हो जाता है कि यार वो ड्रग एंजाइना में भी थी, वो ड्रग हाइपरटेंशन में भी थी, वो ड्रग सीएचएफ में भी थी। तो ना हम ना कई बार लास्ट में आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ड्रग कौन से क्लासिफिकेशन की है। तो अभी ना हम स्टार्टिंग से समझेंगे कि सीएचएफ में अगर हम वो ड्रग्स पढ़ रहे हैं, हम सीएचएफ में डिजिटलिस पढ़ रहे हैं, आयनोडिलेटर्स पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्या काम है सीएचएफ में उनका? तो अभी हम वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, पहला टॉपिक है हमारा सीएचएफ। अब आपको पहले तो मैं इसका मतलब भी समझाता हूँ कि सीएचएफ का मतलब क्या होता है। देखो, नाम से क्लियर है, एक है हमारा हार्ट फेलियर और एक है हमारा कंजस्टिव। हार्ट फेलियर तो आपको पूरा क्लियर है कि इससे जो होगा वो हार्ट फेल हो चुका है, राइट? हार्ट फेल क्यों है? हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना। ब्लड को पंप करने का काम जो होता है वो हार्ट का होता है। अब हार्ट फेलियर है, तो इसका मतलब जो ब्लड है वो पंप अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है? दूसरी बात, कंजस्टिव का मतलब क्या होता है? कंजस्टिव का मतलब यहाँ से ये क्लियर होता है, सपोज करो, देखो मैं एक ऐसे तो इतना तो अच्छा मैं ड्राइंग में हूँ नहीं, बट मैं आपको छोटा सा एक हार्ट का डायग्राम बना देता हूँ। ये देखो, ये 4 वेंट्रिकल्स थे, यहाँ से आपका जो है ये अयोटा जाता है और आपके ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। और यहाँ से आपके लंग से, ये आपका मैं यहाँ पे थोड़ा-सा छोटा-सा लंग्स बना देता हूँ और ये आपका जो ब्लड है, इससे आपका ब्लड जो है वो इस एट्रियम में आता है, राइट? अब सपोज करो, अगर आपका हार्ट काम नहीं कर पा रहा है, आपका हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर पंप ही नहीं कर पा रहा है, तो जो भी ब्लड होगा वो यहाँ पे जमा रह जाएगा। अब यहाँ पे ब्लड कहाँ से आता है? वो ऊपर वाले एट्रियम से आता है। अब यहाँ पे एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है? अगर नीचे वाला ब्लड पंप नहीं हो पा रहा, तो यहाँ जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ जमा हो गया, तो ऊपर से नीचे ब्लड नहीं आएगा, तो ऊपर भी जमा हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्लड कहाँ से आता है? यहाँ से ब्लड आता है आपके लंग से आता है। तो इसका मतलब क्या होगा? हार्ट फेलियर में, सीएचएफ में आपका जो ब्लड होगा वो लंग्स में भी जमा हो जाएगा, जिसको हम कह देते हैं सिंपल सी भाषा में पल्मोनरी एडिमा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? हार्ट फेलियर की वजह से ब्लड पंप नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड इकट्ठा हो जाता है, एक तरह से कंजेशन हो जाती है। क्या हो जाता है? कंजेशन हो जाती है, मींस एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। कंजेशन हो जाता है, ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। इस वजह से इसका जो पूरा नाम पड़ा था वो पड़ा था कंजस्टिव हार्ट फेलियर। वैसे तो हम इसको करेक्ट कहते थे कि हार्ट फेलियर है, लेकिन क्यों कंजस्टिव वर्ड हमने क्यों यूज किया? क्योंकि हार्ट फेल हो जाने की वजह से ना वो ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई हो पा रहा था, तो ब्लड यहीं कहीं पड़ा रहता, ठीक है? इसकी वजह से ऊपर ब्लड पड़ा रहा, लंग्स में ब्लड पड़ा रहा, तो भी आपका पल्मोनरी एडिमा हो गया। दूसरी बात ये भी हो सकती है, जो मेरा इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा होती है, मेन तो हमारा हार्ट काम नहीं कर पा रहा ना। अब अगर सुपीरियर, यहाँ पे ब्लड कहाँ से आता है? यहाँ से जो ब्लड आता है वो आपके सुपीरियर वेना कावा से आता है। अगर ब्लड हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, इसमें भी ब्लड आपको इकट्ठा हो जाएगा, इसमें भी ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, आपके लीवर में जा रहा सारा का सारा जो आपकी कंजेशन हो जाएगी, राइट? तो सीएचएफ में क्या होता है? सीएचएफ में ना आपको दो प्रॉब्लम आती है। देखो, इसी प्रॉब्लम से आपको सारी की सारी क्लासिफिकेशन याद हो जाएगी। कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी सीएचएफ में दो प्रॉब्लम क्या थी, वो बताओ। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि कंजेशन हो चुकी थी,
जो मेरा ब्लड है या फिर जो मेरा जो भी मेरा वाटर या मतलब सब कुछ वो मेरा एक्यूमुलेट हो चुका है, मतलब मेरा फ्लूइड इकट्ठा हो चुका है। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर लंग्स में फ्लूइड जमा इकट्ठा हो गया तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, लीवर में इकट्ठा हो गया तो हेपेटोमेगली हो जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम पहली क्या थी, ब्लड जो है वो आपका फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो चुका है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, दूसरी प्रॉब्लम थी कि जो आपका हार्ट है वो पंप नहीं कर पा रहा, हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पा रहा। तो मेन प्रॉब्लम सीएचएफ में ये दो होती हैं। तो अब हम इसकी ड्रग्स पढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम आई है तो उसको खत्म तो करना पड़ेगा ना। अब हम इसकी अगर ड्रग्स पढ़े तो फ्लूइड को हमको बॉडी से बाहर निकालना है और हार्ट पंप को इंक्रीज करना है, मतलब अच्छे से उसको इंक्रीज करना है, उसकी मतलब पंपिंग एक्शन हार्ट का बढ़ाना है। तो अब हम फ्लूइड को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, पहले ही हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, डायूरेटिक्स दे दो उसको। और हार्ट पंप को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम उसको कह देंगे भाई आइनोट्रोपिक्स ड्रग्स ले लो। तो प्रॉब्लम क्या थी वो आपको समझ में आएगी कि सीएचएफ में प्रॉब्लम क्या होती है। दो प्रॉब्लम होती है, एक हार्ट पंप नहीं कर पा रहा होता है और जो फ्लूइड होता है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से कंजेशन हो जाती है। कंजेशन होने की वजह से आपको पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, हिपेटोमेगली हो जाता है, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ कि सीएचएफ में कौन कौन सी हम ड्रग्स यूज करते हैं और क्यों करते हैं, प्रॉब्लम कहां से आई और हमने उसका सोल्यूशन क्या निकाला। अब मुझे पहले ये बताओ कि आपको यहां तक समझ में आया। यस सर। ओके। अब हम ना एक क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। देखो अभी तक तो हमने इतना ही बताया कि हम एक डायूरेटिक्स यूज कर सकते हैं और एक हम आइनोट्रोपिक ड्रग्स यूज कर सकते हैं। देखो सिंपली मैं डायूरेटिक्स में इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज डायूरेटिक एक अलग से चैप्टर है, इसमें बस मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। पहली चीज क्या थी, इसमें थी हमारी डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स क्या होती है, वो ड्रग्स जो हमारी बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकलती है थ्रू द किडनी, राइट। अब मैं ये मानता हूं कि आपको आपने अभी जीपैट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डायूरेटिक्स तो आपने पढ़ा होगा, राइट। अगर नहीं पढ़ा हो तो हम उसको कवर कराएंगे, मैं करवाऊंगा उसको, डायूरेटिक्स को भी करवाऊंगा पर थोड़ी डिटेल में तब करवाऊंगा जब मैं डायूरेटिक्स चैप्टर शुरू करूंगा। अभी हमने क्या करा, डायूरेटिक्स में हमारे जो दो पार्ट होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है हमारा लूप डायूरेटिक्स और एक होता है हमारा थायाजाइड डायूरेटिक्स, राइट। लूप डायूरेटिक्स और थायाजाइड डायूरेटिक्स हम मेनली यूज करते हैं, लेकिन इनमें एक फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, लूप में भी होता है और थायाजाइड में भी होता है। लूप और थायाजाइड में क्या फर्क होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं ना ये मेरे स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक्स होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक्स होने के साथ साथ इनका जो ये जो होते हैं ना ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, ये बहुत जल्दी अपना काम खत्म कर देते हैं लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं। सेम इसका उल्टा थायाजाइड में। ओके ओके। सो गाइज अभी तक मैं ये बता रहा थिंग होते हैं। अब एक बात बताओ, आपको सीएचएफ है, आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से आप सफर कर रहे हो, तो आप इन दोनों में से कौन सा डायूरेटिक लेना पसंद करोगे। अब अगर हम सिंपल देखें, जैसे हम मतलब हम याद भी रखते हैं, नो थायराइड नहीं होगा। एक्चुअली हम सीएचएफ में यूज करते हैं जो प्रेफरेबल ड्रग्स होती हैं सॉरी वो सॉरी होती है लूप सर, डायूरेटिक्स। यस शॉर्ट। अब हमने अभी, हाँ वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। अब हमने याद तो करा होता है कि यार हम तो लूप डायूरेटिक्स यूज करते हैं मेजरली सीएचएफ में, लेकिन क्यों करते हैं हम फिर हाइपरटेंशन में क्या यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा ना कि हाइपरटेंशन में भी एक क्लासिफिकेशन होती है डायूरेटिक्स की, उसमें हम लूप डायूरेटिक्स यूज ना करके थायराइड्स करते हैं। वो क्यों करते हैं, हमने क्यों किया कि सीएचएफ में हम प्रेफरेबल जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो हमारी लूप डायूरेटिक होती है। वो इसलिए होती हैं क्योंकि आपको सीएचएफ है, सीएचएफ का इसलिए मैंने आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, वो दिया था ना मैंने आपको कि सीएचएफ में जो हमारा फ्लूइड होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, हमको जो है वो फ्लूइड को बाहर निकालना है। पूरी बॉडी में फ्लूइड है, हमको फ्लूइड को बाहर निकालना है। तो हम तो वही देना पसंद करेंगे जो जो स्ट्रॉन्ग एक्टिंग हो, जो मतलब जो स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक हो।
अब उल्टा काम हाइपरटेंशन में हम क्यों लूप क्यों नहीं देते, हम थायराइड क्यों देते हैं? इसके हाइपरटेंशन में आप सोचो क्या होता है। हाइपरटेंशन में हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, एक तो वो मतलब ब्लड जो होता है उसके ऊपर धक्का मारता है, प्रेशर मारता है, तो मतलब वो ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर हाई कैसे हो सकता है? ब्लड धक्का मारेगा। अब अगर आपके वेन्स आर्टरीज में ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो धक्का ज्यादा मारेगा, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। इतना तो आपने हाइपरटेंशन की फिजियोलॉजी थोड़ी सी पढ़ी होगी कि हाइपरटेंशन में हम एक्चुअली करते क्या। कोई बात नहीं, इतना टेंशन मत लो, मैं वो भी कराऊंगा। जैसे मैंने सीएचएफ का पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, मैं हाइपरटेंशन का भी दूंगा कि क्या प्रॉब्लम क्या है। हम देखो, हम जो भी चीज करेंगे ना, हम पहले उसकी प्रॉब्लम को जानेंगे। जैसे मैंने सीएचएफ में बताया ना कि मुझे 2 प्रॉब्लम आती हैं, ऐसे ही हम हाइपरटेंशन में जाएंगे कि हमको प्रॉब्लम क्या है। हम उस प्रॉब्लम से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। हम ऐसे क्लासिफिकेशन के ऊपर जम करके याद नहीं कराऊंगा। वो तो पता है, वो तो आप घर बैठ के भी कर लोगे, फिर आपका इस एकेडमी को ज्वाइन करने का मतलब ही क्या हुआ। ठीक है। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन में आपकी को फ्लूइड तो ठीक है, आपका जो फ्लूइड है वो तो आपकी बॉडी के अंदर है, तो आपको बाहर निकालना है। लेकिन आपको इसमें जो एक्शन चाहिए होता है ना, वो लॉन्ग एक्टिंग चाहिए होता है। हाइपरटेंशन में यूं नहीं है कि आप एक बार आपने डाययूरेटिक लिया, आधे एक घंटे बाद उसका असर खत्म तो आपका बीपी दोबारा बढ़ गया। आप तो ये चाहते हो ना कि बीपी की एक गोली मैं सुबह खाऊं तो मेरा पूरा काम पूरा दिन ऐसे चलता रहे, मुझे दोबारा बीपी की गोली ना लेना पड़े। इस दैट्स व्हाई, इसी कारण से हम हाइपरटेंशन में जो हमारा प्रेफरेबल ड्रग्स होती है वो होती है हमारी थायराइड डाययूरेटिक्स। लेकिन सीएचएफ में क्या होती है, सीएचएफ में तो हमें यूं तो नहीं है ना कि हमें लॉन्ग एक्टिंग एक्शन चाहिए। अब एक खुद बात सोचो, अगर आप सीएचएफ में लॉन्ग एक्टिंग एक्शन चाहोगे, आपको सीएचएफ है, आपके ब्लड एक्यूमुलेट हो चुका है और आप थायराइड ले रहे हो जिसका लॉन्ग एक्टिंग होता है, तो इसका तो मतलब ये हुआ यार, वो तो आपके नॉर्मल फ्लूइड को भी बाहर निकाल देगा, आपको फिर वही कमजोरी आ जाएगी। दैट्स वाई इसी कारण से सीएचएफ में हम लूप डाययूरेटिक्स प्रेफर करते हैं और थायराइड में हम हाइपरटेंशन में हम थायराइड डाययूरेटिक्स प्रेफर करते हैं। अब तो आपको इसका रीजन समझ में आया कि हमने क्यों हाइपरटेंशन में थायराइड ली, क्यों सर नहीं लूप डाययूरेटिक्स को यूज क्यों नहीं किया। सर हाँ जी। सर कोई पेशेंट जिसे सीएचएफ के भी प्रॉब्लम है एंड उसे हाइपरटेंशन भी पहले से है, तो उस केस में कौन सी डाययूरेटिक्स? उस केस में अगर आपका हाइपरटेंशन अगर आपको पहले से ही चल रहा है तो फिर आप थायराइड तो यूज करोगे। सी, ये जो डाययूरेटिक्स है ना, ये मेन ड्रग नहीं है सीएचएफ की। ये तो बस एक आप उसी ड्रग्स के साथ ले सकते हो, लेते हो। सारा डिपेंडेंट इस ड्रग पे नहीं होता, डाययूरेटिक्स पे। समझे आप? यस सर, यस सर। अगर आपको बीपी है तो आपको बीपी की गोली तो आपको वही लेनी है। अगर आपको साथ में सीएचएफ भी है तो सीएचएफ में आप थोड़ी दूसरी ड्रग्स भी लेते हो। अब वो दूसरी ड्रग्स कौन सी होती हैं? आपको दोनों प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम आपकी क्लियर होगी। जब आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा था, वो आपका फ्लूइड बाहर हो गया, डाययूरेटिक्स ले ली, काम खत्म। मैंने लूप भी देख लिया, मैंने थायराइड भी देख लिया। हम मेजरली प्रेफर लूप डाययूरेटिक्स करते हैं, जैसे कोई भी लूप डाययूरेटिक्स ले, फिरोसामाइड ले लो। अब आपको क्लियर हो गया कि भाई मेरी एक क्लासिफिकेशन सीएचएफ में लूप डाययूरेटिक्स की भी है। लेकिन दूसरी ड्रग्स कौन सी होती हैं? दूसरी ड्रग्स होती है हमारी आइनोट्रोपिक ड्रग्स। आइनोट्रोपिक ड्रग्स कौन सी होती हैं? जो आपकी, देखो प्रॉब्लम यही थी ना कि ये जो आपका हार्ट था, ये पंप नहीं कर पा रहा था ब्लड को। अब हमने इसका पंपिंग एक्शन को इंक्रीज करना है। पंपिंग एक्शन को इंक्रीज करना, हार्ट फेल है आपका, आपको इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जैसे होता है ना कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करना है, तो आप वो ड्रग्स दोगे, राइट? अब फिर वही बात, जीपैट 2023 अपने एएनएस पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। एएनएस में हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, जी पढ़ते हैं। हम उसमें एक रिसेप्टर के बारे में पढ़ते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर पढ़ते हैं ना हम उसमें, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन क्या होगी कि आप बीटा 1 को स्टिमुलेट कर दो, आप बीटा 1 स्टिमुलेटर दे दो, जिसमें ड्रग्स आ जाती है हमारी हमारी ड्रग्स आ जाती है, डोब्यूटामीन आ जाती है, ठीक है, हमारी डोपामीन आ जाती है, राइट, हमारी आइसोप्रिनालिन आ जाती है। मेजरली आइसोप्रिलिन वो आपको एएनएस में पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इनका भी अलग अलग एक्शन होता है। जो आइसोप्रिलालिन होती है वो बीटा 1 के साथ साथ बीटा 2 को भी स्टिमुलेट करती है।
जो डोब्यूटामीन होती है वो अकेले बीटा 1 को करती है, और जो डोपामीन होती है वो डोपामीन 1 रिसेप्टर को भी करती है, बीटा 1 को भी करती है और अल्फा 1 को भी करती है। लेकिन आपको तो हार्ट में तो बीटा 1 तो चाहिए चाहिए, तो इसलिए जो मोस्ट प्रेफरेबल ड्रग्स होती है वो हमारी होती है इसमें डोब्यूटामीन। उल्टा हो गया थोड़ा, हाँ, जो डोब्यूटामीन होती है वो बीटा 1 को ही करती है, सिंपल। तो जो मोस्ट प्रेफरेबल ड्रग्स होती है वो हमारी होती है डोब्यूटामीन। लेकिन यार अभी भी मुझे थोड़ा मजा नहीं आया। कैसे? क्या मैं सिंपल एक बीटा 1 स्टिमुलेटर दे दूं? देखो, मेरा काम है आपको थोड़ा समझाना कि मैं क्यों ड्रग्स यूज करता हूं। सर अब बीटा आपका काम क्या होता है? बीटा हाँ जी, 1 स्टिमुलेटर लाइक प्रोपेनॉल एक जनरली यूज करें फिर भी तो रिलीफ मिलती है ना? देखो प्रोपेनोलोल जो है वो ब्लोकर है, वो मैं यहाँ पे स्टिमुलेटर दे रहा जी हूँ। जी सॉरी सर। प्रोपेनोलोल ब्लोकर है, मैं यहाँ पे स्टिमुलेटर दे रहा हूँ। मुझे हार्ट के एक्शन को इंक्रीज करना है, हार्ट को स्टिमुलेट करना है, दैट्स वाई मैं बीटा 1 दे रहा हूँ यहाँ पे, राइट। लेकिन ना मुझे थोड़ा सा मजा नहीं आया इसमें भी। मजा कैसे नहीं आया कि क्या मैं एक बीटा 1 स्टिमुलेटर दे दूं तो क्या मेरा हार्ट एक्शन इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट स्टिमुलेट हो जाएगा? नहीं। और भी मेरे पास कई मेथड्स हैं, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता तो आपको पता लग गया कि बीटा 1 को स्टिमुलेट कर दिया। अब थोड़ा बीटा 1 का मैकेनिज्म देखो कि ये बीटा 1 जो है वो कैसे काम करता है। बीटा 1 जो है वो हमारा काम करता है, वो हमने एक पाथवे पढ़ा था ना, जीपीसी या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, उसके थ्रू काम करता है। उसका क्या मैकेनिज्म होता था ये भी हमें जानना पड़ेगा ना, बिल्कुल जानना पड़ेगा। जैसे मान लो एक हार्ट का सेल हो गया, यहाँ पे आपका जो है वो बीटा 1 हो गया, और ये आपका जी प्रोटीन रिसेप्टर हो गया, जी प्रोटीन कपल प्रोटीन हो गया एक तरह से। उसका मैकेनिज्म तो आपने पढ़ा होगा थोड़ा, कैसे। अब अगर कोई भी ड्रग जो होगी वो यहाँ पे आके आपके बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगी, तो ये जी प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही ये जी प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा तो इसमें से दो चीज निकलती थी, एक हमारे इनएक्टिव प्रोटीन होता था, एक हमारा एक्टिव होता था ना, ये तो आपने पढ़ा है बिल्कुल। इसका मैकेनिज्म आपको क्लियर होगा, सी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कैसे काम करता है। अब जो हमारा एक्टिव पार्ट होता है वो हमारा इंक्रीज करता है सीएएमपी को, जिसकी वजह से हमारी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन पावर होती है हार्ट की, वो इंक्रीज करती है। यार अब आप ये बात सोचोगे कि बीटा 1 के जो ड्रग्स हैं इसका मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, लेकिन क्यों किया, क्या काम है इसका? अब यार हम जीपैट पढ़ रहे हैं, क्या हम हर एक ड्रग के मैकेनिज्म पे जाके देखेंगे कि यार इसका क्या क्या मैकेनिज्म है? आपको सारा नहीं देखना, इसी के मैकेनिज्म में एक क्लासिफिकेशन हो रहा है। आपने वो क्लासिफिकेशन भी एक पढ़ी होगी, PDE3 इनहिबिटर, फॉस्फोडाइस्टेज एंजाइम होती है, वो यहाँ पे काम करती है। कैसे? जो ये आपका जो सीएमपी बढ़ता है ना, ये आपका मेटाबोलाइज हो जाता है बाय द एंजाइम जिसका नाम होता है PDE, फॉस्फोडाइस्टेज एंजाइम इनहिबिटर, स्पेसिफिकली 3। ये आगे जब हम पढ़ेंगे ना, जब हम पूरा कार्डियोवास्कुलर आगे पढ़ेंगे तो मैं वो भी बताऊंगा कि कितने टाइप की फॉस्फोडाइस्टेज होती है, वो कहाँ का प्रेजेंट होती है। अभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो सीएचएफ में इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ो। हमारा मेन काम था PDE3 जो इसको मेटाबोलाइज कर देती थी, लेकिन हमें तो इसको मेटाबोलाइज होने ही नहीं देना, हमें तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ानी है, हमें तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ानी है, मुझे तो इसको मेटाबोलाइज होना ही नहीं देना। तो मैं क्या करूंगा, मैं दूंगा फिर इसका इनहिबिटर। अब इसके इनहिबिटर कौन से होते हैं, हमने एक वो नाम पढ़ा था ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती है मिलरिन 1 के नाम से, तो वो PDE3 इनहिबिटर, राइट। आपको अभी मैंने 2-3 क्लासिफिकेशन करवा दी, एक तो हमारा लूप डायूरेटिक जो हम यूज करते हैं जो सिंपली एक है क्लासिफिकेशन है, दूसरी आपको याद कराई, एक बीटा 1 स्टिमुलेटर दे सकते हैं, एक हम दे सकते हैं PDE3 इनहिबिटर। उसका आपको समझ में आया कि हम क्यों यूज करते हैं। आपने याद तो किया था ना कि PDE3 इनहिबिटर हम देते हैं, पर क्यों देते हैं वो समझ में आ गया। ठीक है। अब एक छोटा सा ना, आप एक एग्जांपल, मतलब छोटा सा एक डिफरेंस समझना। मैंने आपको अभी 2 ड्रग्स बताई थी, एक आपको बताई थी डोब्यूटामीन, अभी जो मैंने आपको बताई है जो हम प्रेफरेबली यूज करते हैं बीटा 1 स्टिमुलेटर, एक मैंने आपको ड्रग बताई है अभी मिलरिन 1। दोनों का काम क्या है? दोनों का ये काम है कि ये बीटा 1 के ऊपर एक्ट करता है और सीएएमपी को इंक्रीज करता है, जैसा कि अभी हमने यहां देखा। डोब्यूटामीन जो है
वो बीटा 1 के ऊपर एक्ट करके सीएमपी को बढ़ाएगा। हमने इसका एक एक्शन देखा अभी, और मिलरिनोन का एक्शन क्या देखा, ये डायरेक्ट सीएमपी को इंक्रीज करता है। हमने दोनों एक्शन पढ़े ना, एक इनडायरेक्टली वे में सीएमपी को इंक्रीज करता है, एक डायरेक्ट सीएमपी को इंक्रीज कर देता है। अब मुझे बात समझनी है, फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क होगा तभी तो मैं ये टॉपिक ये पार्ट लेके आया हूं ना। मैं क्यों इसको क्यों पढ़ा रहा हूं इसको? फर्क है दोनों में। फर्क क्या है, ध्यान से देखना। दो ब्यूटामीन जो है वो ओनली बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके सीएमपी को बढ़ाता है, लेकिन जो PDE3 इनिबिटर जो मिलरिन 1 दे रहे थे, वो क्या कर रहा था, वो इसको इनिबिट करके सीएमपी को बढ़ा रहा था। मतलब दो ब्यूटामीन सीएमपी को वहीं पर बढ़ाएगा जहां पे मेरा बीटा 1 रिसेप्टर होगा, लेकिन मिलरिन 1 में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो ओनली PDE3 को इनिबिटर करके सीएमपी को बढ़ाता है। वो तो साथ में फिर जहां पे बीटा 1 होगा उसको भी स्टिमुलेट कर देगा सीएमपी बढ़ा के, और अदर अदर जगह भी सीएमपी को बढ़ा देगा, क्योंकि वो तो PDE3 इनिबिटर है। जहां कहीं भी PDE3 इनिबिटर यूज होंगे तो वहां पे बढ़ा देगा सीएमपी को, उसका क्या है। लेकिन दो ब्यूटामीन तो तभी बढ़ा पाएगा जब उसको बीटा 1 रिसेप्टर देखेगा। अब हमें वो बात समझनी है कि PDE3 इनिबिटर कहाँ होता है। अब क्या ये पूरी बॉडी में होता है? क्या पूरी बॉडी में जाके इनिबिट करके उसको एक्शन बढ़ा देगा, सीएमपी को बढ़ा देगा? नहीं, ये हमारा मेजरली होता है हार्ट में, या फिर हमारी होती है ब्लड वेसल्स, राइट। अब आपने ये तो समझ में आ गया कि अगर हार्ट में होगा, हार्ट में अगर बढ़ाएगा तो ये तो सीएमपी को बढ़ा के कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर ये ब्लड वेसल्स में इसने सीएमपी को बढ़ा दिया तो क्या होगा, वेसो डायलेशन हो जाएगी। आपने पढ़ा था। इसलिए इसलिए आपने एक वर्ड भी देखा होगा जिसको हम कहते हैं आइनोडिलेटर्स। इसलिए हम इसको आइनोडिलेटर्स कहते हैं। समझ में आ गया? हम एक्चुअली में अगर हम आइनोट्रोपिक्स की बात, हम आइनोडिलेटर्स कहते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि हम PDE3 को भी बीच में इंक्लूड कर रहे हैं। PDE3 को इंक्लूड करेंगे तभी हमारा वेसोडाइलेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अभी मैंने आपको टोटल 3 क्लासिफिकेशन बता दी थी। जो हमारी पहली क्लासिफिकेशन थी कि हम डायरेटिक्स यूज कर सकते हैं, हम बीटा 1 को स्टिमुलेट कर सकते हैं, बीटा 1 स्टिमुलेटर दे दें, ठीक है। हम उसमें आगे हमने पढ़ा कि PDE3 इनिबिटर भी दे सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग आती है, ठीक है। उस ड्रग को समझने से पहले मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि मैंने अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अभी आपको ड्रग्स बताई थी, CAMP को इंक्रीज करने वाली ड्रग जो मैंने बताई थी आपको अभी, कौन सी, मिलरिनोन, राइट। मिलरिनोन ने क्या किया था, सीएमपी को बढ़ाया था, राइट। ठीक है, आगे समझ, इतना मुझे समझ में आ गया। दो ब्यूटामीन भी सीएमपी को बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे समझ मुझे अच्छे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सीएमपी को इंक्रीज करते हो तो आपका सीएमपी को इंक्रीज करने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्शन तो इंक्रीज होता है, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे करेगा, जो उसके वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन जब सीएमपी बढ़ता है तो हमारे कंडक्शन भी बढ़ जाता है। कंडक्शन मतलब, आपको अगर हार्ट का डायग्राम देखा हो तो कंडक्शन का एक सिंपल सा एक मतलब होता है कि जो आपका इंपल्सेस जो होती है ना, वो यहाँ से ऊपर से नीचे भी जल्दी आएंगी। वो भी सीएमपी का काम होता है। सीएमपी दोनों तरह से एक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्शन भी करता है, कंडक्शन भी बढ़ा देता है। अब एक बात आप थोड़ा सर, दिमाग में कैन आई सोचो। आस्क यू समथिंग? या प्लीज। कंडक्शन सर, मतलब कंडक्शन क्यों होता है सर? व्हाट मतलब, आई मीन कंडक्शन कंडक्शन इन द होगा। सेंस क्या हो, कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको इसको ना थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। ये जो हमारा हार्ट का ये जो 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ना, ठीक है, हाँ जी, यस। एसए नोड ऊपर होता है, एवी नोड नीचे होता है।
तो SA नोड जब आपके इम्पल्स भेजेगा AB नोड को, तभी वो आपके पूरे उसके अंदर फैलते हैं ना, तो आपका ये राइट। कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जो हम्म। ये कंडक्शन का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे ये आपके इम्पल्स को भी ज्यादा जल्दी भेजेगा। वी कैन से ट्रांसफर, राइट। हाँ, ट्रांसफर, राइट, ट्रांसफर बिल्कुल कह सकते हो। ओके, राइट, गॉट इट। अब ना थैंक। थोड़ा सा ना एक इमेजिन करो, आपको CHF है, थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा, अगर मैं आपको इमेजिन करा सकता हूँ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा सा इमेजिन करो, आपको CHF है, आपका आप में ना थोड़ी जो खराबी है ना वो वेंट्रिकल्स में है, आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन आपने अभी मिलरिनोन दिया तो आपका कॉन्ट्रैक्शन भी कर रहा है जल्दी, फास्ट फास्ट, और आपका ट्रांसफर भी इम्पल्स का बहुत जल्दी हो रहा है। तो मतलब ये बहुत फास्ट फास्ट हो रहे हैं, बहुत ऐसे बहुत ऐसे ऐसे। आप एक बात सोचो, जब आप कंडक्शन भी बढ़ा रहे हो और अगर आप कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ा रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि वो पूरी फोर्स से कंट्रैक्ट ना होके जल्दी जल्दी में थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाएगा? आपको थोड़ा लगता नहीं है ऐसा, अगर आपने रेट बढ़ा? ओके ओके, सो गाइस प्लीज लेट मी नो व्हाटएवर आई हैव कवर्ड टिल नाउ। इतना दिमाग में जा रहा है ना, थोड़ा समझ में आ रहा है क्या मैं बताना है आपको, क्या कन्वे करना चाहता हूँ मैसेज? यस सर। ओके, सो मैं अभी आपको ये डिस्कस कर रहा था, ये बता रहा था कि व्हेन आई गिव द मिलरेनोन ड्रग, इट इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्शन और it increases also the conduction, means simply the transmission from SA node to AB node impulses. But main problem is I want only to increase the contraction, not conduction. I want only contraction, means increase the contraction, the power of contraction, not conduction. अब आप सोचोगे कि ठीक है, CAMP इनिबिटर जो है वो कंडक्शन कॉन्ट्रैक्शन को तो बढ़ा रहा है, लेकिन साथ साथ कंडक्शन को भी बढ़ा रहा है। हम ठीक है, हम यूज कर सकते हैं, आई कैन यूज इन द CHF, बट अभी आपको ये नहीं लगता कि हमें कोई और ड्रग्स की जरूरत है विच selectively increases the rate of, मतलब selectively increases the contraction power? That drug is called cardiac glycoside. Cardiac glycoside only increases the rate of contraction, not means only increases the contraction power, not increases the rate of conduction. See, when I write positive sign, it means stimulation or it means increases. When I write negative sign, it means not stimulated या फिर inhibited, mean or decreases, right? Cardiac glycoside only increases the power of the contraction, right? And in the cardiac glycoside, main drug is आपकी digitalis. सारा का सारा CHF जो है वो इसी ड्रग के आस पास घूमता है। अब हमें समझना है कि डिजिटलिस का कैसे एक्ट करती है, हाउ digitalis increases the power of the contraction, not conduction. Okay, so when I say digitalis increases the power of the contraction, this is one, this is called ventricle, right? तो इसके ऊपर जो मसल्स होंगी, इट्स ऑल्सो कम वेंट्रिकुलर मसल्स, ये तो जाहिर सी बात है, तो होंगी। सो दिस इज द वेंट्रिकुलर मसल्स पार्ट, एक पार्ट है, राइट? इसके ऊपर एक हमारा ट्रांसपोर्टर होता है, एंड ऑल्सो देयर इज वन एक्सचेंजर जो सोडियम को तो अंदर भेजता है और कैल्शियम को बाहर भेजता है, जिसको हम क्या देते हैं, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, राइट? एक यहाँ पे आपकी हर सेल की तरह आपके यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स होते हैं, जिससे आपका बाहर से कैल्शियम अंदर आता है जब आपका डिपोलराइजेशन। इसमें मैं बता रहा हूँ कि डिजिटलिस काम कैसे करती है, वो मैं बता रहा हूँ आपको अभी मेन, हाउ डिजिटलिस वर्क्स, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द डिजिटलिस।
अब सपोज करो, शुरू से समझो, अंडरस्टैंड करो बिल्कुल स्टार्टिंग से, हमें कॉन्ट्रैक्शन के पावर को इंक्रीज करना, मतलब ऐसी बात नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं रही है, हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, कम कम हो रही है। हार्ट फेल हुआ है, पूरा फेल नहीं हुआ है, पूरा फेल हो गया तो आदमी तो वैसे ही वो खत्म हो जाता है। हार्ट अभी थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हमें इसके एक्शन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करना है। आई वांट टू इंक्रीज द पावर ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, मींस अभी जो थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उससे डीपोलराइजेशन होगी, कॉन्ट्रैक्शन से डीपोलराइजेशन से क्या होगा, आपका जो कैल्शियम चैनल होंगे वो ओपन हो जाएंगे, बाहर से कैल्शियम जो होगा वो आपका वेंट्रिकुलर सेल्स में एंट्री कर जाएगा। समझा? अब डीपोलराइजेशन हुई, सेल्स चैनल ओपन हुए, कैल्शियम अंदर से बाहर आ गया, मतलब बाहर से अंदर आ गया। इन दी वेंट्रिकुलर मसल्स देयर इज एन अनदर, एक और चीज होती है इसके अंदर जिसका नाम होता है हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। When depolarization occurs, it opens, then calcium channel opens and calcium enter into the cell. When calcium enter into the cell, it stimulates the another receptor which is present on the sarcoplasmic reticulum. That receptor is called as the ryanodine receptor. इसी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना कैल्शियम भरा पड़ा है, भर भर के पड़ा है, बहुत पड़ा है। When calcium enters into the cell, it stimulates the ryanodine receptor. तो ryanodine receptor stimulate होने से क्या होगा, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये कहेगा यार तू थोड़ा सा कैल्शियम ले ले, बाहर आ जाएगा कैल्शियम। When कैल्शियम थोड़ा सा बाहर आ गया, ये कैल्शियम और एक जो ये कैल्शियम होंगे, दोनों मिल करके सेल के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देंगे, आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अभी कहानी पूरी हुई, कहानी बच्चे पूरी सुनना और फिर मुझको बताना है कि आपको समझा या नहीं समझा। अभी आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चन होंगे कि इसका और इसका क्या रोल है। अभी थोड़ा रुको, आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, बट कॉन्ट्रैक्शन जो है उसके बाद रिलैक्सेशन भी होती है। रिलैक्सेशन इज आल्सो फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन भी होगी। अब हमारी मेन बात आती है कि रिलैक्सेशन कैसे होती है। रिलैक्सेशन के वक्त जो कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आया था ना, वो आपका दोबारा अंदर चला जाता है। कैसे अंदर जाएगा, वो अंदर जाने का काम होता है एक और रिसेप्टर का जिसका नाम होता है हमारा सिरका। एक रिसेप्टर होता है इसी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो बाहर फेंके हुए कैल्शियम को वापस अंदर बुला लेगा, और जो आपका कैल्शियम इस से अंदर आया था ना, जो कैल्शियम आपका थोड़ा सा अंदर बच गया था, वो आपके उठ करके एनसीएक्स के द्वारा बाहर आ जाएगा। आपका कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया, आपका रिलैक्सेशन भी होगा। सो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस जिससे आपका जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। आपके वेंट्रिकुलर मसल्स में ये मैकेनिज्म चलता है जिससे आपकी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये मैकेनिज्म चलता है बिल्कुल ये। लेकिन डिजिटलिस का क्या रोल है? डिजिटलिस क्या करेगी, मुझे तो वो देखना है ना। हार्ट तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहा, ये मैकेनिज्म तो पूरा अच्छे से हो नहीं पा रहा, मुझे तो इसको अच्छा करना है, इंक्रीज करना है, पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँ? मैं डिजिटलिस दूंगा। आई विल गिव डिजिटलिस टू दैट पर्सन। व्हाट डिजिटलिस डू? डिजिटलिस इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पम्प। क्या होगा इससे, समझो, बहुत कुछ होगा इससे। क्या होगा? when digitalis inhibit that sodium potassium ATPase pump, तो जो सोडियम बाहर जा रहा था वो सोडियम अंदर पड़ा रहेगा। जाहिर सी बात है, सोडियम तो बाहर जा रहा था वो तो अंदर पड़ा रहेगा जब इनहिबिट हो गया। अगर ये इनहिबिट हो गया तो अंदर सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब अंदर सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो जो डीपोलराइजेशन हो रही थी
उस वक्त जो कैल्शियम थोड़ा सा अंदर आ रहा था वो तो आएगा, आपका सोडियम जो है वो इंक्रीज है, अंदर अमाउंट बढ़ चुका है, इन दिस सेल लेवल ऑफ द सोडियम इंक्रीज, जिससे क्या होगा, ये आपका इनहिबिट हो जाएगा। क्यों इनहिबिट होएगा? क्योंकि ये तो सोडियम को अंदर बाहर से अंदर फेंक रहा था, इट थ्रो सोडियम फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, सो ये भी इनहिबिट हो जाएगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो कैल्शियम बाहर नहीं जा पाएगा, कैल्शियम आपका सेल के अंदर पड़ा रहेगा। जब कैल्शियम आपका सेल के अंदर पड़ा रहेगा, जब कैल्शियम आपका बाहर नहीं जा रहा था, तो धीरे धीरे करके कैल्शियम भी आपका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए। सपोज करो स्टार्टिंग में बाहर से अंदर कैल्शियम आ रहे थे ओनली 10 मॉलिक्यूल्स, और रैनोडीन रिसेप्टर से बाहर आ जा रहे थे 1000 मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे कैल्शियम आ रहा था। तो इन दोनों ने 1000 और 10 मॉलिक्यूल्स ने दोनों ने कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवा दी थी, जो मेरा नॉर्मल प्रोसेस में चलता था। अब डिजिटैलिस देने से क्या हुआ, डिजिटैलिस देने से पहली बार जो ये 10 कैल्शियम अंदर आए, ठीक है, आपने डिजिटैलिस दी, डिजिटैलिस ने इसको इनहिबिट किया, इसकी वजह से ये इनहिबिट हुआ, जिसकी वजह से कैल्शियम अब आपका सेशन वक्त आपका कैल्शियम बाहर जा रहा था वो नहीं जा पाएगा, वो भी अब इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाएगा। यार अब आप सोचोगे क्या मतलब क्या हुआ इसका पढ़ाने का, यार क्या फायदा हुआ इसको इनहिबिट करने से? मुझे तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करना ना, मैं क्यों इसको इनहिबिट कर रहा, इसको इनहिबिट किया, क्या फायदा हुआ? क्यों? कैल्शियम तो आपका अंदर चला गया, क्या फायदा हुआ मेरा डिजिटलिस देने का? नहीं फायदा है। फायदा तब होता है जब दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होगी, पहले आपके 1000 मॉलिक्यूल्स जो थे वो आपने इस रिसेप्टर से बाहर भेजे। इसको ना मैं थोड़ा और अभी थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा करके बता देता हूँ, आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ इसको, ठीक है। आपका ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, आपका ये सियानोडीन था, ये आपका थोड़ा मैं आपको वो भी कर देता हूँ, ये सेट का था, 2 मिनट और लगेंगे प्लीज, 1 मिनट। ये आपका रियानोडीन था, ऐसे लिख देता हूँ। ये आपके कैल्शियम चैनल थे जिससे कैल्शियम अंदर आ रहा था, एंड ये जो आपका था ये NCX था। NCX क्या कर रहा था, आपके कैल्शियम ये एक्सचेंज कर रहा था, यहाँ पे आपके सोडियम पोटेशियम ATPase पंप था जो सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर, इसमें आपका कैल्शियम बाहर था और सोडियम अंदर। सपोज करो आपके 10 मॉलिक्यूल्स आए थे अंदर, इस जब नॉर्मल, अभी मैं आपको थोड़ा नॉर्मल बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ था, आपके 10 डिपोलराइजेशन हुई, डिपोलराइजेशन से 10 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम के अंदर आए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपने सपोज कर लो 1000 मॉलिक्यूल्स जो थे वो अपने बाहर फेंके, आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। फिर क्या हुआ, इस यही 1000 मॉलिक्यूल्स जो थे वो वापिस अंदर चले गए जब रिलैक्सेशन हुई, तो इसका मतलब आपका कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया और रिलैक्सेशन भी हो गया। लेकिन जब मैंने ड्रग दी, कौन सी ड्रग दी, डिजिटैलिस ड्रग दी, तो डिजिटैलिस ड्रग ने क्या किया, इसको इनहिबिट कर दिया, इनहिबिट होने की वजह से ये इनहिबिट हुआ, इसको इनहिबिट हो जाने की वजह से जो आपका ये जो 10 मॉलिक्यूल्स जो थे ना, देखो 1000 मॉलिक्यूल्स तो सिरका के द्वारा अंदर आ गए, पर इस 10 मॉलिक्यूल का क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था, ये आपके 10 मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे थे इस एक्सचेंजर के थ्रू, बट अब तो ये बाहर जाएंगे नहीं। अब आपके डिजिटलिस देने के बाद ये आपके मॉलिक्यूल्स 1000 नहीं रहे, अब ये हो गए 1010 मॉलिक्यूल्स, 10 और मॉलिक्यूल्स मिल गए, वो और इसके अंदर जाएंगे। अगेन जब आपकी डिपोलराइजेशन होगी, अभी भी ड्रग दे रखी है, ये इनहिबिट, अगेन आपके 10 मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे इसमें, वो 1020 मॉलिक्यूल फिर अंदर जाएंगे। अगेन डिपोलराइजेशन हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुई, फिर ये बाहर नहीं जा पाएगा, कैल्शियम बचा हुआ, ये 10 और बढ़ जाएंगे तो 1030 जाएंगे। ऐसे कर करके क्या होगा, आपके कैल्शियम का लेवल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई आपने एक बहुत अच्छी प्यारी सी लाइन पढ़ी होगी डिजिटैलिस के बारे में, डिजिटैलिस नेवर गिव द इमीडिएट एक्शन, वो इमीडिएट एक्शन नहीं देती,
वो डिलेड एक्शन देती है। वो क्यों देती है वो आपको समझ में आया? वो धीरे धीरे करके, स्टार्टिंग में कुछ नहीं करती। स्टार्टिंग में तो आपको यही लग रहा ना कि क्या बोल क्या रहे हैं सर, क्यों क्यों पढ़ा रहे हैं, ये काम होता है। आपने पढ़ा भी होगा, नो डाउट आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बट मेरा काम था आपको इसका दोबारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताना कि डिजिटलिस कैसे काम करती है। अब जीपैट पे आते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो डिजिटलिस का एक्शन होता है, इट इनहिबिट्स द पंप। दूसरा एक्शन, एक तो इनहिबिट, इसका एक्शन ये होता है। दूसरा एक्शन इसका एक और होता है जिसका नाम होता है हमारा वेगोमाइमेटिक इफेक्ट। डिजिटलिस ये भी करती है। वेगोमाइमेटिक इफेक्ट का मतलब होता है वेगस, वेगस जैसा इफेक्ट, मतलब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करना। इसका सिंपल सा मतलब होता है इंक्रीज दी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी से क्या होगा? हार्ट रेट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, अभी मैंने क्या बोला? डिजिटलिस कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज भी कर रही है इसके दूसरे एक्शन की वजह से। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं मेन इसका एक्शन जो होता है वो होता है इसका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को जो इनहिबिट करना होता है। बट हम इसके दूसरे एक्शन को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते ना, हम इसको नहीं छोड़ सकते वैगोमाइमेटिक इफेक्ट को। इसका जो वैगोमाइमेटिक इफेक्ट होता है ना, ये काम में आता है आपके, एक आपने एक और वर्ड सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है? आपका जो एक्शन जो होता है ना वो बहुत, आप समझ, आपने पूछा ना स्टिमुलेशन, इंपल्स, आपका ट्रांसमिशन, एट्रियल फिब्रिलेशन में वही होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, ये जो आपके एट्रियम्स होते हैं ना, ये जो आपका एट्रियम्स ये जो होते हैं, इसमें बहुत जल्दी इंपल्स जनरेट होता है, ये बहुत जल्दी ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे फिब्रिलेट करते हैं, फिब्रिलेट। जब एट्रियम फिब्रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब वेंट्रिकल्स भी फिब्रिलेट करेगा ऐसे ऐसे करके। एट्रियम फिब्रिलेशन मतलब पता क्या होता है? एट्रियम का रेट इतना ज्यादा हो जाता है ना कि वो कॉन्ट्रैक्शन भी पूरी नहीं कर पाता। बट एट्रियल फिब्रिलेशन में एट्रियम का रेट बढ़ता है, हमें एट्रियम से कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है वेंट्रिकल से। ऑटोमेटिकली एट्रियम का रेट बढ़ रहा है ना, तो वेंट्रिकल्स का भी रेट बढ़ेगा, वो और जल्दी जल्दी फिब्रिलेट करेगा, उसका कंट्रैक्शन पावर इतना कम हो जाएगा। देखो यार, अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि आपको 1 मिनट में 10 बार अपने आप को इस मुट्ठी को बंद करना है, और एक मैं आपको ये कहूं कि 1 मिनट में 100 बार करना है, तो 1 मिनट में अच्छे से कर पाओगे? 1 2 3 4 5 6, अगर मैं को 1 मिनट में 100 बार, तो ऐसे 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 करोगे आप 1 मिनट में पूरा करने के लिए। हार्ट को टाइम तो उतना ही मिला है, बट आपने अभी उसको पूरा करने के लिए आपने रेट को इंक्रीज कर दिया, वो अब अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो डिजिटलिस ने क्या किया? डिजिटलिस ने यहां पे तो कॉन्ट्रैक्शन पावर को इंक्रीज किया, बट एट्रियल फिब्रिलेशन में इसने कंडक्शन पावर को कम किया। अब समझ में आया, इसके दो एक्शन होते हैं। सीएचएफ में तो एक्शन हो गया इसका कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करना, बट एट्रियल फिब्रिलेशन में काम हो गया इसका कंडक्शन को कम करना। तो इसलिए ना एक तरह से इंपॉर्टेंट ड्रग थी, बट इंपॉर्टेंट है तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, इसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। अब अच्छी है तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे ना, जाहिर सी बात है, बिल्कुल होंगे साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स के साथ साथ इसकी कुछ टॉक्सिसिटी भी होगी। अब जो इसके मेजरली साइड इफेक्ट्स आते हैं ना, वो आते हैं इसके अरिदमिया होता है इससे। अरिदमिया का क्या ये तो मतलब होता है ना कि आपका जो रेट है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी या फिर जो रेट है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, या कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा बढ़ गई है, आपका अरिदमिया हो गया। डिजिटलिस क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है, उसका ओवरडोज दोगे, ज्यादा दोगे तो साइड इफेक्ट तो अरिदमिया हो जाएगा। बट क्वेश्चन आप अगर ये पूछूं कि
कौन सा अरिथमिया करता है? क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि अरिथमिया करता है, बट कौन सा करता है? मोस्ट कॉमन इट कॉजेज द अरिथमिया वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। मोस्ट कॉमनली ये करता है। मोस्ट कॉमनली जो अरिथमिया होता है वो होता है वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। मोस्ट स्पेसिफिकली कौन सा अरिथमिया होता है? उसका नाम होता है नॉन पैरोक्सीसोमल टैकीकार्डिया विद एवी ब्लॉक। आपको इतना तो समझ में आ गया था ना, आपने याद भी किया होगा। अच्छा, डिजिटैलिस का मोस्ट इंपोर्टेंट साइड इफेक्ट क्या होता है? अरिथमिया होता है। बट आपसे क्वेश्चन पूछे कौन सा अरिथमिया होता है, तो आपको बताना पड़ेगा ना वहां पे। केडीटी में भी मेंशन है कि कौन सा अरिथमिया होता है, वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी भी होता है और ये नॉन पैरोक्सिमल वाला भी होता है, एवी ब्लॉक वाला। तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। ये तो हो गया इसका नॉर्मल सा एक साइड इफेक्ट। दूसरा साइड इफेक्ट इसका क्या होता है? इसका साइड इफेक्ट होता है येलो विजन। देखो ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके साइड इफेक्ट्स तो एक नॉर्मल सी बात है, या तो आपको याद रहेंगे, बट मुझे इतना पता होगा कि आपको ये चीज याद नहीं होगी कि कौन से रिदीमिया करता है। ये तो पता था आपको रिदीमिया करता है, ये भी आपको पता होगा कि येलो विजन करती है। इसका दूसरा नाम होता है हमारा ज़ेनथोप्सिया। पढ़ा था ना? हाँ बिल्कुल पढ़ा था यार, ऐसे कैसे नहीं पढ़ा हुआ, बिल्कुल पढ़ा हुआ। तीसरी इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? गायनेकोमेस्टिया, ये भी हमने पढ़ा था, गायनोकोमेस्टिया। आपको अभी मैंने डिजिटलिस पूरा करा दिया, नहीं पूरा तो नहीं कराया, अभी तो रहते हैं पॉइंट बताता हूँ आपको मैं कि गायनोकोमेस्टिया होता है, येलो विजन होता है, एरिथमिया होता है। एरिथमिया भी कौन सा होता है? मेनली वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी होता है, नॉन पैरोक्सिमल वेट्रिक भी होता है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है, एक मैंने यहाँ पे बोला गायनोकोमेस्टिया डिजिटलिस करती है, बट यहाँ पे आप एक पॉइंट और याद रख लो कि डिजिटलिस के साथ साथ और कौन सी ड्रग गायनोकोमेस्टिया करती है, जो हमने जब हम डॉक्टर गोविंद राय गर्ग की वो पढ़ते हैं ना, डॉक्टर स्पर्श गुप्ता की बुक पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा एक निमोनिक्स दे रखा होता है जिसका नाम होता है डिस्को ड्रग। डिस्को डीआई से हो गया डिजिटलिस, एस से हो गया हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन, सी से हो गया हमारा सिमेटिडिन, और ओ से मतलब ई एक तरह से हो गया एस्ट्रोजन। तो आपको ये भी बता दिया कि गायनोकोमेस्टिया डिजिटलिस के साथ साथ और कौन सी ड्रग्स करती हैं। इसके नॉर्मली आपके वो हो गए, इसके क्या कहते हैं, साइड इफेक्ट्स हो गए डिजिटलिस के। अब आपने एक और भी पढ़ा होगा कि अगर What's about डिजिटलिस की I? टॉक्सिसिटी हो जाए। हाँ जी, हेलो। Sir, what's about I? Digital is I. डीआई को दोनों को मिला के मैंने डिजिटलिस बोला। Okay. एस मतलब स्पाइरोनोलैक्टोन, सी मतलब सिमेटिडिन, ओ मतलब एस्ट्रोजन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया डिजिटलिस के बारे में जो हम पढ़ते हैं कि अगर डिजिटलिस से आपका एरिथमिया बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब डिजिटलिस इंड्यूस्ड एरिथमिया हो जाए, तो उसमें हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है हमारी लिग्नोकेन। इसका तो हम रट्टा बहुत आराम से कर लेते हैं, बहुत आराम से, तुमको रटा ही होता है। अगर डिजिटलिस की वजह से एरिथमिया हो गया तो लिग्नोकेन आ गया। अगर डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाए तो उसके लिए हमारी एक और ड्रग होती है जिसका नाम होता है हमारा डिजिबिंडाम। ये हमारी सीवियर टॉक्सिसिटी जब हमारी डिजिटलिस की हो जाती है तो हम इसको यूज करते हैं। जब हमारा ड्रग ऑफ चॉइस, ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिजिटलिस इंड्यूस्ड एरिथमिया में हमारी लिग्नोकेन है। ठीक है, मैंने आपको डिजिटलिस के 3 साइड इफेक्ट्स बता दिए। कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं एरिथमिया? सबसे मोस्ट कॉमन जो हमारे एरिथमिया होता है वो क्या होता है? ठीक है, कौन सा एरिथमिया होता है? मैंने आपको डिजिटलिस का मैकेनिज्म बता दिया कि डिजिटलिस काम कैसे करता है। ठीक है, फिर मैंने आपको, मैं बिल्कुल पीछे से लेके चल रहा हूँ, फिर मैंने आपको उससे पहले बताया था सीएमपी इनहिबिटर क्या होते हैं, फिर उससे पहले बताया था बीटा 1 स्टिमुलेटर दे सकते हैं, उससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम डायूरेटिक्स ड्रग्स को कैसे करते हैं यूज, फिर हमने उससे पहले आपको एक्सप्लेन किया था प्रॉब्लम क्या है। मतलब आपको मैंने शुरू से ही लिंकिंग में पढ़ा है सीएचएफ क्या है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। 2 प्रॉब्लम थी, पहली खत्म करी डायूरेटिक्स देके, दूसरी खत्म करी आइनोट्रोपिक्स देके। बट आइनोट्रोपिक्स देने का एक डिसएडवांटेज क्या था?
वो CMP को तो बढ़ा रहा था, लेकिन CMP क्या करता था, कंडक्शन को भी बढ़ाता था, कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाया, कंडक्शन को नहीं बढ़ाया। मैंने क्या यूज करी, डिजिटलिस यूज की। तो आज की क्लास में ना हम इतना ही है, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। आप इसके जो क्लासिफिकेशन होती है, देखो अब आपको मतलब क्लियर हो गया, तो आपको क्लासिफिकेशन तो बस आम से क्लियर हो गई, क्योंकि मैं इसको क्लासिफिकेशन रट्टा मारना है, क्लासिफिकेशन तो मैं समझ लूंगा, मतलब वो तो ड्रग्स याद रखनी है। अब मुझे एक बात अभी बताओ कि आपको ये यहाँ तक समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमने क्यों पढ़ा CHF? यस सर, बिल्कुल, Gautam बहुत sir, अच्छा। हाँ जी, hello Gautam sir. There are some questions यस। in the chat box. Please look at them once. हाँ, वो आपका जो आइसोनियाजिड स्टिल्बेस्ट्रोल है वो और भी करती हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करती। बहुत सारी ड्रग्स का जो आपने ये देखा ना, देवेशने स्टिल्बेस्ट्रोल एंड आइसोनियाजिड आल्सो कोज गायनेकोमेस्टिया, हो सकता है। बट ये जो मैंने आपको ड्रग्स बताई है ना, मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस पूछा जाता है ना जिससे कि कौन सी ड्रग गायनेकोमेस्टिया करती है, बस एक आपको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक्स बताया। ऐसी बात नहीं है कि यही ड्रग्स गायनेकोमेस्टिया करती है, नहीं, ऐसा मत समझना। और भी ड्रग्स का साइड इफेक्ट हो सकता है, बट जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स होती हैं वो यही होती हैं। ओके, और आपको समझ में आया जितना मैंने अभी तक आपको बताया डिजिटैलिस तक? देखो डिजिटैलिस के बाद इसमें थोड़ा सा ही मतलब एक क्लास को रह गया, फिर हमारा पूरा हो जाएगा CHF। फिर हम हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन भी आपको ऐसे ही कराया जाएगा कि क्या चीज है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। ऐसे ही आपको एंजाइना कराया जाएगा, एंजाइना में क्या होता है और उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए हम उसका समझेंगे कौन सी ड्रग्स हम यूज करते हैं। ऐसे ही आपको डायूरेटिक्स, ऐसे आपको रेस्पिरेटरी, ऐसे ही सब आपको ऐसे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे इकोलॉजी में। हमारा मेन मोटिव क्या है इकोलॉजी पढ़ाने का, कि आपको क्लासिफिकेशन का रट्टा तो आप मार लोगे, बट आप उसको भूलो मत। आपका मेन एम जो है वो जीपैट नहीं होना चाहिए, आपका मेन एम होना चाहिए नाइपर। ठीक है यार, सबके मन में होता है यार नाइपर जाना, नाइपर जाना, नाइपर जाना, बट जीपैट से सफिशिएंट मत रहो, जीपैट से संतुष्ट मत रहना, नाइपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पहले। हाँ, जो जीपैट है अभी 2023 है, सो फर्स्ट प्रिपेयर जीपैट एंड देन नाइपर। Hello. यस अनुपम, अभी ये जो फर्स्ट क्लास थी दैट्स वाई ये ऐसे है, बट इन द फ्यूचर जो भी कराया जाएगा वो आपको बोर्ड पे ही कराया जाएगा। Yes, because guys, this was the very first class. हमारे पहली बैच की पहली क्लास थी, तो इसलिए हम लोगों ने टाइम को ध्यान रखते हुए जैसा हो पाया, जैसा बन पाया वैसे किया है, बिकॉज पढ़ाना इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए, और आप लोगों के पास में भी अभी ज्यादा टाइम नहीं है जीपैट के लिए, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा अर्ली स्टार्ट किया है। ओके, बट जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी हम ट्राई करेंगे कि टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इम्प्रूव कर सके, ताकि आपकी लर्निंग में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ये मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि हम डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। बाकी आपके जो फीडबैक्स है, आप प्लीज मुझे ग्रुप पे या फिर पर्सनली मैसेज करके प्रोवाइड करो, मैं वो सारा ध्यान में रखूंगी और हम लोग इम्प्रूव करेंगे। सो गाइस, अभी ये CHF पूरा नहीं हुआ है, अभी CHF का भी आधा पार्ट करा है, आधा हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इसको ना थोड़ा सा देख लेना, क्या है क्या नहीं है, क्लासिफिकेशन का जो आप करते हो, याद करते हो वो कर लेना, क्लासिफिकेशन कैसे याद रखते हैं। ठीक है, वो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि मैं अभी क्या है, मैं नाइपर से पास आउट हो चुका हूं, मैं इसी साल इसी ईयर नाइपर से पास आउट हुआ हूं। बट आप उस लेवल पे हो, आप उस एनवायरनमेंट में हो, आपको अच्छे से पता है कि क्लासिफिकेशन को कैसे याद कराया जाना है, क्योंकि क्रैश कोर्स है। ठीक है, आपको पता होगा कि मुझे क्लासिफिकेशन को याद कैसे करना है, क्योंकि हर एक बंदे की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। मैं आपको कुछ और बताऊंगा ट्रिक्स, आपके कुछ और बनेंगे, आपके कुछ और बनेंगे। तो उस चीज को हमें ध्यान रखना है, हमें अपने हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, हमें दूसरों के हिसाब से तैयारी नहीं करनी है। देखो जीपैट में जो मेन प्रॉब्लम होता है वो टाइम का होता है। मुझे शायद ये मतलब मुझे लगता है, आई थिंक
कि आप में से कईयों ने जीपैट दिया होगा, थर्ड ईयर में, अपने सेकेंड ईयर में कुछ ट्राई नहीं तो किया होगा, राइट? तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम आता है ना, जो मेन प्रॉब्लम जो होता है वो होता है बर्डन का। एक तरफ क्वेश्चंस, एक तरफ टाइम। अभी आपको जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे, टेस्ट में जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे, दैट इज फाइन। वो इसलिए बिकॉज अभी आपके पास टाइम है, आप घर पे बैठे हो, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, घर पे बैठे हो आराम से, ठंड में रजाई में बैठे हो, टेस्ट सोल्व कर रहे हो, एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो, ठीक है। बट जो मेन प्रॉब्लम आती है ना, वो उस सेंटर पे आती है। उस सेंटर पे आपके ऊपर बर्डन होगा टाइम का, आप पे थोड़ा टाइम हो रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, इतने रहते, इतने रहते, इतने रहते। उसमें आते हुए क्वेश्चन भी आपके खत्म, टाटा बाय बाय, वो चीज हो जाती है। और वो तभी होगा जब आप थोड़े कंफ्यूज रहोगे। अब अगर मैं आपको ये क्लास ना पढ़ाता और मैं सीधा कह देता कि यार थायराइड हम हाइपरटेंशन में यूज करते हैं या उसमें यूज करते हैं, मतलब हाइपरटेंशन थायराइड यूज करते हैं, लू करते हैं, अभी तो आपको याद होगा कि थायराइड करते हैं, बट उस टाइम पे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। उस टाइम पे आप टिक लगा दोगे लूप डायबिटिक्स को। क्यों क्यों लगाओगे? बिकॉज आपका जो थोड़ा उसको जो पीछे की थिंकिंग है वो क्लियर नहीं होगी। हमने क्यों यूज किया थायराइड या हाइपरटेंशन, वो क्यों यूज किया वो आपको समझ में आ गया होगा। सो हमारा जो मेन मोटिव है ना हमारी एकेडमी का, वो यही है कि आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल बताया जाए, ना कि आपको रट्टा मरवाया जाए, क्योंकि रट्टा तो आप भी मार लोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से मारते हो, मैं भी मारता हूँ, हर चीज रखो, हर चीज का रट्टा लगता है। बट रट्टे के साथ साथ ना थोड़ा चीज समझनी भी होती है, वो कैसे समझी जा सकती है। सो ये तो अभी हमारा फर्स्ट क्लास था, ये हमारा फर्स्ट बैच का, जैसा कि आरती मैम ने बताया, हमारे फर्स्ट बैच का फर्स्ट क्लास है। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द फर्स्ट वेरी वेरी फर्स्ट बैच। सो इट इज अ डेमो क्लास। हमारा जो मेन मोटिव है आपको सिर्फ समझाने का है कि आपके दिमाग में जाना चाहिए, राइट? सो अभी 1 वीक आपको, अभी आरती मैम जो है, आपकी जो भी क्वेरी है वो आप आरती मैम से डिस्कस कर लेना। अभी 1 वीक जो है टिल 9 जनवरी द डेमो क्लास जो होगी वो आपकी कराई जाएगी। अभी आज फार्माकोलॉजी की थी, कल फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ओके, फिर फार्मास्यूटिक्स, राइट, फिर केमिस्ट्री, ऐसे आपकी डेमो क्लासेस कराई जाएंगी, अलग अलग फैकल्टी जाएंगे, अलग अलग कराएंगे। देन अगर आपको अच्छा लगे देन आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। 9 जनवरी से जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। हम इसको थोड़ा और डिले भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बट हमें ध्यान रखना था आपके टाइम का, टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, सो दैट्स वाई हमने जो स्टार्टिंग है वो 9 जनवरी से शुरू करी, राइट? आपको और इन्फॉर्मेशन, जो आपकी जो भी क्वेरी है, आपकी आरती मैम से डिस्कस कर लेना कि क्या है, क्या नहीं है, क्या फीस रहेगी, क्या फीस स्ट्रक्चर है, राइट? सो उस हिसाब से आप अपना इसको ज्वाइन करना। आपके अंदर, आपके पास अभी फॉर्म आ जाएगा, गूगल फॉर्म, तो उसको आप फिल करके ज्वाइन कर लेना, राइट? सो अभी के लिए तो इतना ही। अभी थोड़ा नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर दोबारा से मुलाकात होगी, हम दोबारा से CHF पढ़ेंगे, ओके? हेलो। Thank you, sir. Yeah, thank you Gautam sir, it was such a nice lecture. Students, आपको जो भी questions होंगे, doubts होंगे related to the crash course, आप मुझे पूछ सकते हो personally message करके, मैं आपके सारे questions के answer दूंगी। और मैंने number भी provide किया है अपना, तो आप उस पे भी मुझे पूछ सकते हो call करके, आपको अगर थोड़ा detail में discuss करना हो तो। और yeah, that was all.